नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जहां से एमपी पटवारी की एग्जाम की हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें अब तक कितनी बार संशोधन किया गया। तो दोस्तों याद रखना है, अब तक संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार ही संशोधन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब तक जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें सिर्फ एक बार संशोधन किया गया। कब? तो 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में इसमें यहाँ पर क्या हुआ, संशोधन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में किस भाग को उसकी आत्मा का दर्जा प्रदान किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो आत्मा किसे कहते हैं। तो याद रखना है, जो संविधान की प्रस्तावना है इस संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा का दर्जा दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट सीधा सिंपल क्वेश्चन है कि जो भारत का संविधान है ये क्या कहता है कि भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वो किसमें निहित है। तो याद रखना है वो आपकी जनता में निहित है। भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, जनता में। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो भारत पर शासन करने वाले या भारत के जितने भी कानून को चलाने वाले राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, उसके बाद में अगर हम देखें प्रधानमंत्री, तो इन सबको जनता चुनती है। तो इन सबको जनता चुन भी सकती है और इनको कभी भी जनता हटा भी सकती है। तो सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में है। अगला, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम देखें कि भारत का संविधान जो है, इस भारत के संविधान को जो संविधान सभा थी जिसने संविधान बनाया था, तो उसने कब अपनाया था। तो उसने यहाँ पर इसको 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर बात करें तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा जो संविधान है इसको अपनाया गया था। लेकिन ये भारत में लागू कब किया गया था, मतलब भारत की जनता को कब सौंपा गया था। तो 26 जनवरी सन 1950 को भारत की जनता को संविधान सौंपा गया था। भारत की जनता के लिए संविधान लागू किया गया था, लेकिन संविधान सभा ने इसको पहले ही 26 नवंबर 1949 को अपना लिया था। अगला, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो समवर्ती सूची है, ये समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये भारत के संविधान में किस देश से लिया गया। तो याद रखना है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद में शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि जो संसद है इस संसद में कौन कौन शामिल है। तो याद रखना है संसद के टोटल 3 अंग। पहला हो गया आपका लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरे राष्ट्रपति। तो याद रखना है जो 3 अंग है संसद के वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों लोग आपके संसद में शामिल है। अगला, संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितना समय दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि संसद के जो 2 सत्र होते हैं उनके बीच कम से कम कितना गैप होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा मानो तो 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मतलब एक सत्र हुआ उसके बीच में अगर 6 महीने निकल गए तो दूसरा सत्र होना जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का गैप आप कर सकते हो। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने वो कौन बने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। और इनको राष्ट्रपति का दर्जा या राष्ट्रपति कब बनाए गए। तो 24 जनवरी सन 1950 को आपके ये भारत के राष्ट्रपति बनाए गए। और इसके बारे में एक और बात याद रखना है कि जो संविधान सभा है इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे पूछे कि जो उद्देशिका है, उद्देशिका प्रस्ताव कौन लेकर आया, उद्देशिका प्रस्ताव कौन लेकर आया। तो ये आपके कौन लेकर आए। तो जवाहरलाल नेहरू लेकर आए, जवाहरलाल नेहरू लेकर आए उद्देशिका प्रस्ताव। ठीक है, उद्देशिका प्रस्ताव कौन लेकर आए, जवाहरलाल नेहरू लेकर आए। अगला, राष्ट्रपति चुनाव के विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है। तो याद रखना है अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद हो गया तो इस विवाद का निपटारा कौन करेगा। तो इस विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निपटारा किया जाता है।
अगला, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो याद रखना है जो राज्यसभा होती है, इस राज्यसभा में जो 12 व्यक्ति होते हैं, ये 12 व्यक्ति किसके होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के होते हैं, जिनको कला का मतलब जिनको कला के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया या जिसने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया, तो उनको राष्ट्रपति क्या 12 ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो समाज सेवा से जुड़े हुए, और उनको सीधे राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति नामित करते हैं। अगला, राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपसे पूछा है कि दोस्तों एक तो आती है आपकी राज्यसभा, एक आती है आपकी लोकसभा, और एक आती है आपका राष्ट्रपति। तो ये तीनों संसद के प्रमुख अंग है। अब आपसे यहाँ पर पूछा है कि कोई भी व्यक्ति को अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य बनना हो तो उसकी उम्र 25 होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनना हो तो उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राज्यसभा के लिए जो उम्र है ये 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 और राष्ट्रपति के लिए 35 उम्र होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अब मैंने अभी आपको बताया कि लोकसभा का अगर चुनाव लड़ना हो तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना है जो प्रधानमंत्री है, इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वैसे तो याद रखना है जो प्रधानमंत्री है, इस प्रधानमंत्री को चुनता कौन है? तो जितने भी सांसद चुनकर आए, वो जितने भी सांसद होते हैं वो पहले अपना जो पूरा सदन होता है उसमें एक व्यक्ति को वोट देते हैं और उसको प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा करते हैं। लेकिन जब नियुक्ति की बात आती है तो उसकी नियुक्ति लास्ट में आकर राष्ट्रपति करते हैं। मतलब जो आपका लोकसभा बहुमत दल का जो नेता होता है उसे राष्ट्रपति क्या बनाते हैं? तो उसे प्रधानमंत्री बनाते हैं। अगला, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संसदीय शासन प्रणाली है, और यही संसदीय शासन प्रणाली आपके भारत में अपनाई गई, तो ये संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश से ली गई? तो याद रखना है जो ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन से भारत में संसदीय शासन प्रणाली ली गई, और इसी देश में संसदीय शासन प्रणाली का विकास हुआ है। ठीक है। अगला, सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो याद रखना है जो सामूहिक रूप से अगर हम देखें तो सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो लोकसभा होता है, इस लोकसभा के प्रति जो आपकी मंत्री परिषद है ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है। अगला, जो व्यक्ति सांसद ना हो और उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि मान लो मोदी सरकार है आज के टाइम पे हम बात करें, और मोदी को किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को मंत्री बनाना है और वो सांसद भी नहीं है, तो अगर वो सांसद नहीं रहेगा तो वो लोकसभा का सदस्य नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि भाई मैं आज तुझे मंत्री बना रहा हूँ, लेकिन तुझे 6 महीने का टाइम है और 6 महीने में तू मुझे सांसद बन के दिखा। तो याद रखना है उसे मंत्री बना सकते हैं पर उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार लोकसभा के स्पीकर कौन बनाए गए थे? तो जीवी मावलंकर साहब जो थे, जीवी मावलंकर पहले लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो याद रखना है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो उसका जो त्यागपत्र है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो आपका खुद का जो त्यागपत्र होता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। सबसे इंपोर्टेंट बात यहाँ याद रखना है कि दोस्तों जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ये भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। अगला, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो याद रखना है दोस्तों जो भारत सरकार है, इस भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो होता है आपका कौन? तो वो भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का जो महान्यायवादी है ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। अगला, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों संविधान की इंपोर्टेंट समिति है प्राक्कलन समिति, और इसमें टोटल 20 सदस्य होते हैं, 20 सदस्य होते हैं। अगला, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना है जो उच्चतम न्यायालय है इनके जो मुख्य न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है।
अगला, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तब उनका काम कौन संभालता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति का पद भी खाली हो भारत में और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो ये दोनों पदों के लिए या फिर जो राष्ट्रपति का पद है ये उनका काम कौन संभालता है? तो वो फिर आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर ये काम करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो जो राष्ट्रपति का पद है वो कौन संभालते हैं? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। ठीक है। अगला, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो याद रखना है जो राज्यपाल है ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं तो ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। अगला, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो द्विसदनात्मक विधानमंडल है ये क्या होती है? तो याद रखना है ऐसा राज्य जिसमें आपकी विधानसभा भी हो, विधानसभा भी हो, विधानसभा भी हो और उसके अलावा जो विधान परिषद है, विधान परिषद है ये भी हो। तो विधान परिषद और विधानमंडल दोनों हो उस राज्य को कहते हैं द्विसदनात्मक विधानमंडल। ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये ये कितने राज्यों में बनाई गई? तो टोटल पूरे भारत के 7 राज्यों में ये द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो दोस्तों ये आज के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जहां से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन सारे क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।